चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन विद्यार्थियों को 2026 में ज्योग्राफी का पेपर देना है क्लास 12th के बच्चों के लिए, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको करा रहे हैं। पिछले आपको वीडियो क्लास में 10 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज जो है वो प्रीवियस ईयर का कम से कम 50 क्वेश्चन जो है वो लगातार एकदम कम वीडियो का समय में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखते हैं 50 वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया है। आप ये देख सकते हैं, ये फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। एनुअल एग्जाम जो आपका साल में पड़ता है फाइनल वाला, ठीक है, बोर्ड का, और वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान से देखना है। पिछले एक छोटा सा सेशन था जिसमें 10 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज जो है हम लोग 10 के आगे देखेंगे। तो फटाफट से चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर, ये प्रश्न रहा आपका 11 नंबर प्रश्न। नदी के सहारे बसा हुआ प्रतिरूप में आएगा, क्या आएगा भाई? तो नदी के किनारे बताएंगे, नदी ऐसे चल रही है, नदी ऐसे है, या फिर रेलवे ट्रैक है, तो ये नदी के किनारे, रेलवे के किनारे जो बस्तियां रहेगी वो रेखीय कार्य रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बस्तियां एकदम सीधे बस्ती है, तो ये रेखीय, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। अगले सवाल की बात कर ले, जो टिक लगा हुआ है उस पे एकदम अपना आप श्योर नहीं रहिएगा। वो बच्चा का आंसर है, वो सही भी हो सकता है गलत भी। आपको क्या लगता है, आप अपना एक आंसर आप खुद चूज करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो ये अभी आपको बताने हैं कि इसमें से सबसे जो है वो प्राचीन नगरीय बस्ती कौन है। तो बिल्कुल आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, हिस्ट्री से ये चीजें टैफ है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जो पुरानी सभ्यताओं में से एक प्राचीन नगरीय बस्ती के रूप में जानी जाती है, जिसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये 12 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल ये रहा आपका कि निम्नलिखित में से इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इस इथोपिया के बारे में भी आपको सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में पढ़ने थे, ठीक है। बताएंगे कि इथोपिया की राजधानी कहाँ है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे बच्चा मारा है। ये हमारे यहाँ के पिछले साल ऑफलाइन के बच्चे हैं, ठीक है, जो एग्जाम दिए थे 25 में। तो अदिश हबाबा जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, अदिश हबाबा। तो 13 का सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? कौन नगर जो है वो संस्कृति के लिए फेमस है? केनबेरा, लंदन, ओसाका या फिर मक्का? तो आप सब जानते हो कि मक्का जो है वो सांस्कृतिक नगरों के रूप में फेमस है, इस्लाम का खास जगह, ठीक है, मक्का मदीना और वहां पर काबा है ना। अगले सवाल की बात कर ले तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने 15 नंबर सवाल कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने, मनमोहन सिंह ने, रघुराम राजन ने, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफेसर अगर बात कर लेंगे तो मानव विकास सूचकांक की बात करें तो आप सब जानते हो कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है वो मानव विकास सूचकांक को विकसित किए थे, है ना। इसको शुरू में देने वाले आदमी कौन है भाई? तो उनका नाम महबूबुल हक है, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इनको विकसित करना, इसमें कई चीजें जोड़ना और वकालत करना, यूनो में सारा काम जो है वो भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की देन मानी जाती है। चलिए अगले सवाल फटाफट से देखेंगे, नॉन स्टॉप आप देखेंगे और इसके बाद आपको अगले दिन हिस्ट्री का भी मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंग अनुपात इसमें से सबसे ज्यादा किसका है? लैटविया का है, फ्रांस का है, जापान का है या फिर कतर का है? बताएंगे इसमें से किसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो बिल्कुल लैटविया, जिसे लताविया भी कहते हैं, तो इसी का लिंग अनुपात वर्ल्ड में क्या है? सबसे ज्यादा है। अगले सवाल देखिए एकदम फटाफट से, 40-50 प्रश्न देखने हैं तो एकदम नॉन स्टॉप देखेंगे, कहीं भी टाइम पास इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? इसमें से डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा संकेत क्या है? तो एकदम यहाँ सही बच्चा मार रखा है कि गुण में धनात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए, है ना। गुण में ना तो साधारण परिवर्तन होगा, ना तो आकार में वृद्धि, ना तो आकार में स्थिरता, कोई नहीं होगा। इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, गुण में
धनात्मक परिवर्तन, है ना। आप पढ़े होंगे तो सारा चीज रिलेट कर पा रहे होंगे, सारा कुछ सिलेबस का ही है, अलग से कुछ नहीं है। जिनकी तैयारी ज्योग्राफी में ठीक से नहीं हुआ है तो आपको हम बता दें कि आपको ज्योग्राफी मात्र 51 रुपया की राशि में आपको कुछ चैप्टर, अगर आप सभी चैप्टर अगर चाहते हैं तो आपको ज्यादा नहीं, बस 99 रुपया अगर खर्च करना है। 99 रुपया में ज्योग्राफी और इसके साथ अगर कोई और भी सब्जेक्ट होगा तो उसकी भी आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ देंगे। कुछ नहीं करना है, एग्जाम से पहले 10 दिन 20 दिन या महीना दिन जितना आपके पास समय है आप आराम से निकलवा लीजिएगा पीडीएफ को, और चैप्टर वाइज एक बार रिवीजन कर लेना है, रीडिंग दे देना है, और एग्जाम में देखिए कि वहीं से कई प्रश्न आपके मिल जाएंगे। बताएंगे पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो पशुचारण हो, कृषि बाड़ी हो, खेती बाड़ी हो यानी कृषि आता है, मत्स्य पालन, सब प्राथमिक क्रियाकलाप का अंश है। तो 18 का ये ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ देखिए तो अगले सवाल ये रहा, सवाल है भाई कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो कौन रोपण फसल है, तो बिल्कुल सही बच्चा लगा रखा है, चाय रोपण फसल है। हमने बताया था क्लास में कि रोपण फसल उसे कहते हैं जिसे खेतों में एक बार लगाते हैं और उसका लाभ कई बार प्राप्त करते हैं। तो चाय का पौधा एक बार लगाना पड़ता है, बार बार नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर पौधा खराब हो जाता है तो फिर से उसको हटा करके फिर से उसका प्लांटेशन कराते हैं, है ना। तो ये आपका रोपण फसल का उदाहरण है, चाय है, कॉफी है, इसके अलावा में आपका गन्ना वगैरह है ना। चलिए, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जब आप प्राथमिक क्रियाकलाप वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कृषि के कई वैरायटीज पढ़ने थे आपको, है ना। तो उसी में आपको सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बहुत तरह के आप उद्यान कृषि, बहुत तरह के कृषि आप पढ़े, मिश्रित कृषि वगैरह। तो उसमें सहकारी कृषि पढ़ना था और आपको बताए गए थे वहीं पे कि ये सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ है, तो डेनमार्क में है, ठीक है। और अगर सामूहिक कृषि कहे जाए तो वो हो जाएगा आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में। और सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल्हक खोज कृषि भी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है, ठीक है। अब देखिए, जो बच्चे, आपको हम बता दें कि अगर आप मसौढ़ी के इर्द गिर्द से होंगे, तारेगना मसौढ़ी के इर्द गिर्द होंगे जो भी बच्चे, ठीक है, चाहे वो पोठी से है, नदमा से है, या फिर आप नीमा से होंगे, या फिर आप नदौल से होंगे, तिनेरी से होंगे, छोटकी मसौढ़ी से होंगे, धनरुआ से हो जाएंगे, पितमास से हो जाएंगे, देवरिया से हो जाएंगे, आसपास इधर के इलाके में कोई भी बच्चे हैं तो हमारा ऑफलाइन का सेंटर मसौढ़ी में चलता है। आपके कोई भी छोटे भाई बहन हो जिनको 12th की तैयारी एकदम सामने से करना है तो आप क्लास में आएंगे तो आपको ज्यादा चीजें जो है वो याद हो जाएगा, है ना। बाकी ऑनलाइन में कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, विचलित होंगे, समय निकल जाएगा, सिलेबस आपका बढ़िया से कंप्लीट नहीं होगा। तो ये डेडिकेशन जो होता है उस सबसे बचिए, समझ रहे बात। और आप जो है एकदम कंसंट्रेट करके क्लास में आइए, डेली रिप्रेजेंट होइए, और फिर देखिए 400 450 नंबर से ज्यादा कैसे आपका नहीं आता। आप देख सकते हैं हमारे ऑफलाइन के बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है, कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों का है, हालांकि इससे भी तेज बच्चों का भी क्वेश्चन था लेकिन वो फाइल से उड़ गया था, नहीं तो लगभग चीजें सही होता है। बताएंगे किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो व्यक्तिगत किस में होगा, तो पूंजीवाद में होगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे लगाया गया है। तो 21 का बी ऑप्शन सही है। कई लोग को लग रहा होगा कि सर कैसे संपर्क करें, कहाँ आपका है, तो मसौढ़ी में गांधी मैदान के पास आपको आना है। गांधी मैदान में देखना है पश्चिमी कोना, जैसे ये गांधी मैदान होगा, इधर रेलवे स्टेशन है मसौढ़ी का, तारेगना, ठीक है। इधर से आएंगे तो सब्जी मंडी होते गांधी मैदान के पास आएंगे तो ये कोना जो पश्चिमी कोना है, इस पश्चिमी कोना से इधर भी गली जाती है और इधर स्टेशन तरफ से आप आएंगे। एक छोटी गली इधर जाती है, इधर नहीं जाना है आपको, इधर की ओर गली मिलेगी और इधर गली में आएंगे तो यहाँ पे ही आपका सेंटर है भारतीय आर्ट्स क्लास के नाम से मसौढ़ी में, और आप क्लास करेंगे बेहतर रिजल्ट आएगा, है ना। तो कोई भी भाई बहन होंगे, अगर आप मसौढ़ी में इर्द गिर्द में कहीं दूसरे संस्थानों में पढ़े होंगे तो अब अबरी बार अपने भाइयों को धोखा ना दे, केवल ऑब्जेक्टिव और तरह तरह के हल्के हल्के चीजें पढ़ करके नहीं आए। आपको एकदम विस्तृत ढंग से अपने भाई बहन को पढ़ाना है, ताकि अगर बीपीएससी और यूपीएससी की भी तैयारी अगर इन फ्यूचर करते हैं, भविष्य में करते हैं, तो उनकी तैयारी काफी ईजी लगे। 12th से ज्यादा कोई सिलेबस नहीं होता है और आपको यहाँ निचोड़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप कहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने भाई बहन को अच्छी जानकारी दीजिए, अच्छे जगह पे पढ़ने के लिए रिकमेंड करिए। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है। कौन अम्ल वर्षा का कारण है, तो बिल्कुल सही जवाब बच्चा लगा रखा, वायु प्रदूषण ही जो है वो अम्ल वर्षा का कारण है।
याद रखेंगे, अनेक प्रकार के हानिकारक गैस जो है हम लोग वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं उससे NO2 छोड़ रहे हैं, SO2 छोड़ रहे हैं, सब वायुमंडल में जा रहा है, जल के साथ में जो है से कि अभिक्रिया करता है और अलग अलग अम्लीय वर्षा के रूप में फिर धरातल पे आता है। बताएंगे प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण की बात बता दें तो ये आपको चैप्टर में पढ़ने थे, ठीक है, कि क्षेत्र विशेष के महत्व का उपागम, किसी व्यक्तिगत इलाके के जो क्षेत्र हैं वहां पर उनको क्या डेवलपमेंट चाहिए, तो ये प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है। सी ऑप्शन सही है। बच्चा को हार्ड लगा होगा, बड़े बड़े प्रश्न यहाँ पे था तो शायद पढ़ने में दिक्कत है इसलिए प्रश्न नहीं लगाए, तो कोई बात नहीं, आपको जब भी प्रश्न आए तो एक सावधानी रखना है कि आपके सामने 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 70 ऑब्जेक्टिव चूंकि प्रैक्टिकल है बीच में, तो 35 ही इसमें से मान के चलिए बनाना है, तो 35 वही बनाइए जो आपको आ रहा है। अगर इसमें 20 भी प्रश्न ऐसे बन रहे हैं कि जो नहीं आ रहा है उसमें हाथ ही नहीं लगाइए, क्यों आप एक नंबर गलत करिएगा, समझ रहे बात। तो जो आ रहा है पहले उसी को आराम से 35 बना लेना है, बाकी नहीं आ रहा मत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, तो निम्न में से कौन वायुजन्य रोग नहीं है, श्वसन संक्रमण या फिर आपका डायरेक्ट सही जवाब बता दे ताकि टाइम का बचत होगा। इसमें से अतिसार जो है वो वायुजन्य रोग नहीं, ये वायु से नहीं होता है, ठीक है। बाकी श्वसन है, नेत्र लिश्नन शोध है या फिर श्वास नली शोध है, ये सब जो है आपका वायु में अगर प्रदूषण हो जाए तो उससे होता है, लेकिन अतिसार उससे नहीं होता है। अतिसार को जानते होंगे, बाकी आपको बताएं अतिसार का मतलब क्या होता है, इस रोग के कई बीमारियां हैं, उसके क्या लक्षण है, सारा कुछ। पारादीप पतन किस नदी डेल्टा पर अवस्थित है, तो पारादीप पतन जो है वो उड़ीसा में महानदी डेल्टा पर अवस्थित है, तो बी ऑप्शन जो है एकदम सही होगा, 25 का बी। अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल ये है, तूतीकोरिन पतन कहाँ है। शायद आपको बढ़िया से क्लियर ये प्रश्न नहीं दिख रहा होगा, धुंधला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तूतीकोरिन तो आपको बताए थे कि दक्षिण में हम जाते हैं तो तमिलनाडु में आपको बताए थे कि देश में बड़े बंदरगाहों में से सबसे ज्यादा संख्या तमिलनाडु में, नीचे में एक है तूतीकोरिन, इसके बाद है आपका चेन्नई और चेन्नई के बाद है इन्नौर। तो ऐसे 3 बड़े बंदरगाह की बात कर लेंगे तो केवल और केवल तमिलनाडु में ही है, तो ये आपका सही जवाब तमिलनाडु, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, अगला सवाल है कि पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, माफी चाहेंगे, इस पेज के बाद आपको ठीक दिखेगा। तो पूर्व मध्य है, तो पूरब में मध्य में बताए थे कि जो आपका हो जाएगा बिहार में हो जाएगा, बिहार में हाजीपुर हो जाएगा जी। तो ए ऑप्शन में ही हाजीपुर है, तो आपका 27 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले सवाल देखेंगे कि सवाल है 28 नंबर सवाल, फटाफट से बताएंगे कि ITDP क्या है। बताइए ITDP क्या है। ये आपको उद्योग में हम बताए थे और बताने हैं आपको कि ITDP क्या होता है। तो ये आपका जो है वो समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम से संबंधित है। तो इस तरह से 28 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समन्वित विकास परिवहन विकास प्रोग्राम से संबंधित है, जिसे ITDP कहते हैं। अगले सवाल ये रहा आपके सामने, गैरिसन नगर का संबंध है। तो गैरिसन नगर आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है, जब बस्तियों के बारे में पढ़ाए जाते हैं तब, और हिस्ट्री में भी ये हम गैरिसन नगर की बात करते हैं। जब 1857 की तरह तरह की क्रांति चलती है तो वहां छावनी की बात आती है। गैरिसन नगर दरअसल एक छावनी है। अंग्रेजों के टाइम में जब अंग्रेज भारत में रूल करते थे, शासन करते थे, तो उन्होंने कई अपने जो है सेनाओं का छावनी बना रहे, जैसे मऊ छावनी बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरह से ये इसे छावनी को ही गैरिसन नगर कहा जाता था, ठीक है। तो 29 का ए ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए, आप आराम से देख रहे हैं आपकी तैयारी कैसी है, बीच में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी छोड़ेंगे, आप उसको जरूर ठीक करिएगा, हमारा ये वादा है। यदि आपकी तैयारी ठीक चल रही है तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवास से संबंधित बिल्कुल सही है, प्राथमिक क्रियाकलाप होगा, तो 30 का ए ऑप्शन जो है एकदम सही है। अगले सवाल फटाफट से देखेंगे, 50 तक कम से कम चला जाना है, एकदम बिल्कुल बने रहिए आप, एकदम मैराथन होने वाला आपका ज्योग्राफी का। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। तो भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा पूछा गया आपके एग्जाम में पिछले साल ज्योग्राफी के, आप आराम से देख करके ये सब जाइए, क्योंकि कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हूबहू अगले साल एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है।
तो बताएंगे पुरुष प्रवास का एक मुख्य प्रमुख धारा क्या है। तो प्रमुख धारा यही है कि ग्राम से लोग नगर की तरफ प्रवास कर जाते हैं। और अब देखे ही होंगे कि इस बार जो है ग्राम से नगर की ओर ज्यादा लोग प्रवास हो गए थे पुरुष, तो ज्यादा संख्या में महिला ही बिहार में वोट की और महिला को ही बिहार में सरकार बनाने में अहम भूमिका महिला ही निभाई। ठीक है, चलिए तो बताने आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो 2011 के अगर अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसमें से बिहार का ही जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। अगले सवाल देखिए कि अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। अप्रवासी सबसे ज्यादा इसमें से कहां आते हैं, तो जाहिर सी बात है केरल में नहीं आते, उतने बिहार से तो जाते ही हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं, सबसे ज्यादा आते हैं कहां भाई, महाराष्ट्र में आते हैं ना। तो ये आपका 33 का बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। अगले सवाल देखें तो अगला 34 नंबर सवाल शायद आपको धुंधला लगेगा, तो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान सुनेंगे। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, पूछ रहा है। लोग के स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, अपकर्ष प्रतिकर्ष दोनों कारक आपको हम बताए थे। रहन सहन की बेहतर दशाएं, ये इसके अलावा अनुकूल जलवायु, ये सब रहेगा तो अपकर्ष कारक है। ठीक है, अच्छी सुविधा मिल रहा है, अच्छा चीज पॉजिटिव लग रहा है तो वो अपकर्ष कारक का कारण है, लेकिन कह रहा है कि अपकर्ष कारण का कारण नहीं है। तो शांति एवं अस्थायित्व, रहन सहन की निम्न दशाएं, ये हो जाएगा जी, यही सही जवाब होगा। जहां रहन सहन की दशाएं अच्छी नहीं होगा, निम्न दशा होगा, ठीक है, तो वहां लोग आएंगे नहीं, अपकर्ष कारक नहीं होगा, वहां प्रतिकर्ष कारक, वो प्रतिकर्ष कारक का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। केंद्र शासित प्रदेश में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, 35 के बताएंगे तो ये आपका सही जवाब है। लक्षद्वीप का जो है वो साक्षरता दर काफी उच्च है। ठीक है, 35 का जो है वो आपके डी ऑप्शन सही है। अगले सवाल देखें तो अगला सवाल 36 नंबर है कि निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग है। तो वन आधारित उद्योग की बात कर लेंगे तो सीमेंट उद्योग नहीं होगा, लौह इस्पात नहीं होगा, चमड़ा उद्योग नहीं होगा, कागज उद्योग वन आधारित उद्योग है। प्राथमिक क्रियाकलाप में ही इस चैप्टर में आपको पढ़ने थे। ठीक है, अलग अलग कुछ खनिज पर आधारित उद्योग, कुछ कृषि पर आधारित उद्योग, कुछ चमड़े पर आधारित उद्योग है ना, पशुओं पे, ऐसे कर करके आपको पढ़ने थे। अगले सवाल, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो विश्व में सबसे सघन रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, उत्तरी अमेरिका में विश्व में सबसे सघन रेल पाए जाते हैं। अगले सवाल, आवादान उदाहरण है, बताएंगे। अब ये एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बिल्कुल हल्का और इजी सवाल है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना बताएंगे कि आवादान उदाहरण है तेल पतन का, पैकेट पतन का, सवारी पतन का, नौसेना पतन का। जब आप बंदरगाहों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग बंदरगाह जो है भारत में, पतन जो है वहां से कहां पे अवस्थित है, उसकी भौगोलिक अवस्थितियां क्या है, और वहां उस बंदरगाह से क्या विश्व में जाता है और विश्व से क्या आता है। अगर आप बढ़िया से तरीके से पढ़े होंगे सभी भारी पैकेट के बारे में, तेल पैकेट के बारे में, नौसेना पैकेट, समझ रहे सब पतन के बारे में, तो आप ये बताएंगे कि आबादान किस प्रकार का पतन यानी बंदरगाह का उदाहरण। तो ये कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हम समझेंगे कि आप कहीं भी पढ़े तो आपकी तैयारी ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग का ये सवाल है, तो ऐसे सवाल आपके लिए कुछ छोड़ेंगे ताकि चेक हो। बात ये नागासाकी उदाहरण है, तो ये तो आप सब जानते हो कि नागासाकी जो उदाहरण है वो पुनर्निर्यात पतन के रूप में है। पुनर्निर्यात पतन के रूप में नागासाकी जापान में एक पतन है जो विदेशों में कई दूसरे अलग अलग देशों में यहाँ से सामग्री निर्यात की जाते हैं, है ना। तो 39 का सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। अगला सवाल ये है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किससे किसको जोड़ती है, तो ये आप पढ़े होंगे कि स्वेज नहर जो होता है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लाल सागर को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से। अगले सवाल बताएंगे फटाफट से कि किस मार्ग का आयोजन उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये याद रखेंगे कि उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, मान के चलिए कि
मान के चलिए कि ये यूएसए है, ठीक है, ये यूएसए है, तो उत्तर पूर्व इधर और यूरोप पड़ता है, मान के चलिए कि ये यूरोप इधर पड़ता है जी, ठीक है। तो ये इधर से जो व्यापार के लिए है इसको कहते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएंगे, बीच में ये अटलांटिक महासागर पड़ जाता है, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग सही हो जाएगा। अगले सवाल देखें तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, इसमें से कौन एक आंतरिक समुद्री पतन जो है वो नहीं है। प्रश्न संख्या 42 है, बताने हैं आपको क्या सही होगा। तो ये होगा आपका कोलकाता, समुद्री पतन नहीं है, ये हुगली नदी के ऊपर में है, हुगली नदी आगे जा करके ये समुद्र में मिल जाती है ना, तो समुद्र से माल आते हैं और फिर नदी में, और नदी से फिर हुगली के किनारे कोलकाता है, तो ये आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और भी आपको हम देंगे। अगले सवाल है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो बॉक्साइट के उत्पादन में हम आपको बताए थे उड़े गुजर लो झार के, उड़े मतलब उड़ीसा, गुजर लो मतलब गुजरात, झार के थे झारखंड। इन राज्यों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। दरअसल बॉक्साइट एक प्रकार का अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम नामक धातु की प्राप्ति करते हैं। अगले सवाल आपके लिए हम दे रहे हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी सवाल आपके एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन चला जाएगा हाथ से। बताएंगे गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, कोयला से, लौहयस्क से, बॉक्साइट से, तांबा से। तो ये सवाल का आंसर आपको बताने हैं कि कौन सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो आप सब जान रहे हो कि इसमें से सभी के सभी जो है वो आपके क्या है, तो धात्विक खनिज है। लेकिन धात्विक में भी किसका है भाई, तो आप पढ़े होंगे लौहयुक्त और अलौहयुक्त, तो ये आपका अलौहयुक्त का उदाहरण कुछ है और कुछ आपका लौहयुक्त का भी है ना। जैसे लौहयस्क के लौहयुक्त का है, तांबा है तो अलौहयुक्त का है, समझ रहे बात। तो ऐसे दोनों है, लेकिन दोनों के पिता जो है वो धात्विक खनिज को ही लोहा के आधार के हिसाब से इसे दो वर्ग में बांटते हैं, एक आपका धात्विक और दूसरा एक आपका लौहयुक्त और दूसरा आपका अलौहयुक्त, सब हो जाएगा इसमें। बताइए भद्रावती का संबंध है, भद्रावती का संबंध जो है वो किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भद्रावती में लोहा इस्पात उद्योग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, भद्रावती का संबंध लौह इस्पात उद्योग से हो जाएगा। अगले सवाल 47 नंबर, ट्राम्बे किस राज्य में है, फटाफट से डेडिकेशन के साथ देखेंगे। सारे सवाल में से कुछ सवाल आपको फाइनल 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें आएंगे ही आएंगे। तो बताएंगे ट्राम्बे किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखना है आपको कहाँ है, महाराष्ट्र में। बाकी 48 की बात कर लेंगे तो बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है, तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो सार्वजनिक एक उद्योग है, आप सब जानते हो। 48 का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बोकारो कहाँ पड़ता है, तो आपका झारखंड में पड़ता है ना। और किसके सहयोग से बना, ये भी बात पढ़ाए थे, ये रूस के सहयोग से बताए थे। और एक ट्रिक भी बताए होंगे आपको ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं, कि बोकवा के मनैली तब बोकवा रूस गया है ना, तो बोकवा के मनैली तब बोकवा रूस गई, बोकारो इस्पात कंपनी रूस के सहयोग से बना है। आगे 49, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ना कि चेन्नई को कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, सी ऑप्शन सही है। चेन्नई से भी काफी दूर पे है दक्षिण में कोयम्बटूर, एक फेमस शहर तमिलनाडु का है ना। चलिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो अगर नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत पूछी जा रही है तो वो आपके हो जाएंगे तमिलनाडु की, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद अब हिस्ट्री के देखेंगे, इसके बाद 20 प्रश्न और है, तो एक छोटा सा वीडियो में हम 20 प्रश्न भी आपको करा देंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।